Assalamualaikum students, welcome to Homebook Learning Academy. And if you like my video, please subscribe, like, comment and share. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपनी पढ़ाई फोकस्ड होकर कर रहे होंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि हम FSC पार्ट 1 केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं जो कि है बेसिक कॉन्सेप्ट्स, और जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स। अब जो हमारा लास्ट लेक्चर था वो हमारा था आइसोटोप्स पे। तो अगर आपको कोई चीज़ इस लेक्चर में समझ नहीं है तो आप दोबारा उस लेक्चर को देख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो आज का टॉपिक है इस वीडियो में जो हम पढ़ेंगे वो है रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स। तो अब पहले देख लेते हैं कि रिलेटिव अबंडेंस क्या होती है। रिलेटिव का वर्ड जो होता है ना ये हम मोस्टली कंपैरिजन के लिए यूज़ करते हैं। किस चीज़ के लिए? कंपैरिजन के लिए। ठीक है, और अबंडेंस मीन्स किसी चीज़ की एग्जिस्टेंस या उसकी परसेंटेज, कि जैसे हम कहते हैं ना ये चीज़ इतने परसेंट है, तो अबंडेंस मीन्स किसी चीज़ की एग्जिस्टेंस या उसकी परसेंटेज। तो हम बात किसकी कर रहे हैं? आइसोटोप्स की। ठीक है, तो कोई भी एलिमेंट है उसके आइसोटोप्स होते हैं। ठीक है, तो उसके जितने आइसोटोप्स होंगे तो उनकी रिलेटिव अबंडेंस कितनी है। फॉर एग्जांपल अगर किसी एलिमेंट के 3 आइसोटोप्स हैं, ठीक है, तो उसकी रिलेटिव अबंडेंस क्या होगी कि एक आइसोटोप्स है वो कितने परसेंट है, दूसरा आइसोटोप है वो कितने परसेंट है, तीसरा आइसोटोप है वो कितने परसेंट है। ठीक है, कोई भी एलिमेंट है ना तो उसका एक 100% होता है, तो उस 100% में कोई भी एटम है या उसका जो आइसोटोप है वो कितने परसेंट एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो रिलेटिव अबंडेंस में हम कहेंगे कोई भी आइसोटोप उसकी परसेंटेज कितनी है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? रिलेटिव अबंडेंस। चलें अब हम एक एग्जांपल से देख लेते हैं कि रिलेटिव अबंडेंस क्या होती है। अब जो लास्ट लेक्चर था उसमें मैंने आपको 2 आइसोटोप्स के बारे में बताया था, एक थे कार्बन के आइसोटोप्स और एक थे नाइट्रोजन के आइसोटोप्स। ठीक है, तो हम नाइट्रोजन के आइसोटोप्स को देख रहे थे। हमने कहा था कि नाइट्रोजन के 2 आइसोटोप्स होते हैं, एक नाइट्रोजन 14 और एक नाइट्रोजन 15। अब अगर इनकी हम रिलेटिव अबंडेंस देखें तो टोटल 100% हुआ, तो नाइट्रोजन 14 जो होता है वो होता है 99.634%। ठीक है, और जो नाइट्रोजन 15 होता है वो होता है 0.366%। आप इन दोनों को ऐड अप करें तो ये क्या हो जाता है? 100%। अब ये क्या है कि रिलेटिव अबंडेंस इन दोनों की कंपैरेटिवली कितनी अबंडेंस है, तो उसको हम क्या कहेंगे? रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स। नाइट्रोजन 14 और नाइट्रोजन 15 की जो रिलेटिव अबंडेंस है वो कितनी है? नाइट्रोजन 14 की 99.634% है और नाइट्रोजन 15 की है 0.366%। ओके, आप पहले हम देख लेते हैं कि इसको हम मेजर कैसे कर सकते हैं। जो रिलेटिव अबंडेंस है उसको मेजर कैसे करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास स्पेक्ट्रोमीटर्स होते हैं। ठीक है, उनके ज़रिए हम मेजर करते हैं। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं जिसके ज़रिए हम रिलेटिव अबंडेंस फाइंड करते हैं आइसोटोप्स की, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं मैस स्पेक्ट्रोमीट्री। ठीक है, तो उस जिस प्रोसेस से हम इसको मेजर करते हैं उसको कहते हैं मैस स्पेक्ट्रोमीट्री, और जिस अपरेटस से हम इसको मेजर करते हैं उसको कहते हैं मैस स्पेक्ट्रोमीटर। ओके, अब हम देख लेते हैं कि जो आइसोटोप्स होते हैं वो कैसे होते हैं। ठीक है, तो 280 से ज़्यादा जो है ना आइसोटोप्स अभी तक डिस्कवर हो चुके हैं। ठीक है, और वो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, नेचर में एग्जिस्ट करते हैं अबव 280। ठीक है, और इनमें आइसोटोप्स में ना कुछ ऐसे हैं जो स्टेबल आइसोटोप्स हैं और कुछ जो है वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं। अब जो स्टेबल आइसोटोप्स वो होते हैं ना जो खुद ब खुद रिएक्शन नहीं करते। तो कितने हैं? 280 में से जो 240 आइसोटोप्स हैं वो क्या हैं? स्टेबल हैं, मतलब 240 से ज़्यादा, क्योंकि 280 है तो 240 से ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, और इन 280 में से जो 40 हैं वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं, मीन्स वो रेडिएशन इमिट करते हैं। ठीक है, अब हमें पता है कि कोई भी एलिमेंट है उसके आइसोटोप्स होते हैं। ठीक है, अब जो आइसोटोप्स हैं उस एलिमेंट के वो एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी, और इससे ज़्यादा भी, सो ऑन। ठीक है, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो अगर कोई एलिमेंट ऐसा है जिसमें सिर्फ उसका एक आइसोटोप है, वन आइसोटोप, क्या है उसका? एक आइसोटोप है। ठीक है,
तो उसका क्या मतलब होगा, उसको हम कहेंगे मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट। मोनो का मतलब होता है वन, तो वो इस एलिमेंट का है ही एक आइसोटोप, उसको हम कह सकते हैं मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट। ठीक है, अब इसी एग्जांपल में हम क्या देख लेते हैं। इसकी एग्जांपल में हमारे पास है आर्सेनिक। आर्सेनिक का एक ही आइसोटोप होता है। इसके बाद हमारे पास है फ्लोरीन। फ्लोरीन का भी एक आइसोटोप होता है। उसके बाद हमारे पास है आयोडीन। आयोडीन का भी एक, और गोल्ड, इसका भी एक आइसोटोप होता है। ठीक है, ये तो हमने बता दिए कि मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट्स, ये सिलेक्टिव कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो सिर्फ उनका एक आइसोटोप होता है। लेकिन जो जनरली अगर हमें पता करना है कि किसी भी एलिमेंट में कितने आइसोटोप्स होते हैं, तो उसकी हम दो कैटेगरीज बना लेते हैं। एक होती है ऑड एटॉमिक नंबर एलिमेंट्स, और दूसरा जो होता है वो होता है इवन एटॉमिक नंबर एलिमेंट्स। ठीक है, तो अगर कोई भी एलिमेंट है उसका क्या है, उसका ऑड नंबर है, फॉर एग्जांपल उसका जो एटॉमिक नंबर 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7, 9, तो ये क्या है, ऑड नंबर है। तो अगर हो सकता है 7, 9, तो ये क्या है, ऑड नंबर है। तो अगर उसके पास दो से ज़्यादा आइसोटोप्स नहीं होंगे, एक आइसोटोप होगा या दो आइसोटोप्स होंगे। जैसे हमारे पास है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के कौन कौन से होते हैं, नाइट्रोजन 14 और नाइट्रोजन 15। मीन इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 7। तो 7 क्या होता है, 7 जो है ऑड है। ठीक है, तो मीन इसके दो ही आइसोटोप्स होंगे। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम इवन एटॉमिक नंबर की बात करें, जैसे हमारे पास है कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6। तो कार्बन के कितने आइसोटोप्स हैं, 3। कार्बन 12, 13, 14। अब ये जनरली कहा गया है, कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी हो सकते हैं, लाइक हमें पता है जैसे हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स होते हैं, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं। ठीक है, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रीटियम। अगर अब हम देखें तो हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन के तो 3 आइसोटोप्स हैं, तो हम क्यों कह रहे हैं कि जो इसका जिस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर ऑड होगा उसके तो सिर्फ 2 होने चाहिए। तो ये कह सकते हैं कि ये एक्सेप्शनल केस भी हो सकते हैं, क्योंकि ये जनरली ही हमने कहा है कि कोई ऑड नंबर एटॉमिक नंबर जो होंगे उनके पास आइसोटोप्स 2 हो सकते हैं, और इवन जो उनके पास 2 से ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये क्या है, ये जनरल है, क्योंकि जो इवन वाले होते हैं वो अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट उन्होंने कहा है कि जो इवन वाले होते हैं उनमें आइसोटोप्स क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। ठीक है, तो मीन्स 2 से ज़्यादा होंगे। अब जो इवन वाले जो है ना, इवन एटॉमिक नंबर वाले आइसोटोप्स, वो तो हमने कहा है कि कोई भी एलिमेंट है अगर उसका एटॉमिक नंबर इवन है, फॉर एग्जांपल 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8, मतलब मल्टीपल ऑफ 2 हो सकता है। ठीक है, तो वो हमने कहा है कि उसके आइसोटोप्स ज़्यादा होंगे। लेकिन एक और बात भी है कि अगर कोई एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर तो इवन है, लेकिन उसका जो मास नंबर है अगर वो मल्टीपल ऑफ 4 होगा, फॉर एग्जांपल उसके ऊपर 4 का टेबल जाता हो, तो उसको भी हम क्या कहेंगे कि उसका अबंडेंस ज़्यादा होगी। क्या होगा, उसकी रिलेटिव अबंडेंस ज़्यादा होगी। कैसे, जैसे हमारे पास ऑक्सीजन है, एटॉमिक नंबर तो इसका 8 है, लेकिन इसका जो मास नंबर है वो क्या है, 16। उसी तरीके से हमारे पास आ जाता है मैग्नीशियम। एटॉमिक नंबर तो इसका 12 है, लेकिन इसका जो मास नंबर है वो 24 है। इसी तरह हमारे पास सिलिकॉन की एग्जांपल है, और इसी तरह हमारे पास कैल्शियम की है। इसका एटॉमिक नंबर 20 और इसका मास नंबर 40, और सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 और मास नंबर 28। तो ये सारे क्या है, इनकी अबंडेंस क्या है, ज़्यादा है, क्योंकि इनके मास नंबर पे 4 का टेबल जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर, जो कि था रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स के हवाले से। ठीक है, तो इसमें हमने पढ़ा है कि कोई भी एलिमेंट है उसके जो आइसोटोप्स हैं वो एक दूसरे के कंपैरिजन में कितने परसेंट हैं। ठीक है, और हमने बताया है कि आइसोटोप्स की जो अबंडेंस है हम उसको मास स्पेक्ट्रोमीटर से फाइंड करते हैं। ठीक है, तो जो मास स्पेक्ट्रोमीटर है उससे हम किसी भी आइसोटोप का मास या उसका जो रिलेटिव अबंडेंस है वो कैसे फाइंड कर सकते हैं, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये लेक्चर उम्मीद है आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। तो अगर आपको लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा,
तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।